ठाकुर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर जो है मैं आपको कहा हूँ कि 6 से लेकर के 12 तक ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट करने का वादा किया हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं 6 क्लास का जो 3rd चैप्टर है उसको लेकर के मैं आया हूँ। ये आप ऐसा मत समझिएगा कि 6 क्लास के आप पढ़ेंगे, हम ग्रेजुएशन में हो गए, चाहे 12th में हो गए, चाहे 6 क्लास से आप पास आउट हो गए, तो ऐसा मत सोचिएगा कि 6 क्लास के पढ़ेंगे। ये मन जो है आपका, मन का जो विचार है इसको बिल्कुल निकाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन लेवल में जो है आपका 6 क्लास से ही क्वेश्चन बहुत डाल दिया है। जैसे मैं बात करूँगा, वीडियो को आप देखते रहिएगा, जहाँ जहाँ पे होगा मैं उस लेवल का मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज है पृथ्वी की गतियाँ, इसके बारे में है। तो देखिए, पृथ्वी के 2 प्रकार के गति होते हैं। पहला है घूर्णन गति और दूसरा है परिक्रमण गति। ये देखिए कंपटीशन लेवल का भी, ऐसा नहीं कि खाली 6 का है, ये कंपटीशन लेवल में भी पूछ देता है कि गति कितने प्रकार के हैं बताइए। ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4। तो आप तो अभी पढ़ लिए हैं कि 2 प्रकार के, तो वही आपको देखना है कि अगर आप यूपीएससी का भी अगर तैयारी करते हैं, जेपीएससी का भी तैयारी करते हैं, चाहे जो भी कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं, तो मेन है आपको जड़ जो है मजबूत होना चाहिए। 6 से लेकर के जो 12 तक है वहाँ तक कम से कम आपको मजबूत होना चाहिए। तो उसी के लिए मैं जो हूँ कि सोचा कि मैं भूगोल का पोर्शन को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा आगे जो करना होगा सो। तो आज बात करते हैं कि पृथ्वी के 2 प्रकार की गति होते हैं, घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। अगला है कि घूर्णन गति क्या होता है। तो घूर्णन गति जो है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। घूर्णन गति क्या है, तो पृथ्वी जो है अपना अक्ष पर जो घूमता है तो वही जो है आपका घूर्णन गति कहलाता है। अगला है पॉइंट है, ये जो स्टार बना के मैंने दिया हूँ, ये जो आपको पॉइंट है कि घूर्णन गति करते समय पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर गति करता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो हूँ लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो कह रहा है कि घूर्णन गति जो है, घूर्णन गति करते समय जो है आपका पृथ्वी जो है, तो आपका यहाँ पे हो गया कि घूर्णन गति जो है हमेशा जो है पश्चिम से पूरब की ओर गति करता है। सेकंड बात करते हैं कि जो आपका पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन चक्कर पूरा करने में 24 घंटा का समय लगता है। जो पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, जो अपना एक चक्कर अपना अक्ष पर जब घूमता है तो उस समय उसका जो टाइम टेबल होता है वो 24 घंटा का होता है। 24 घंटा होता है, उतना में अपना जो है अक्ष पर एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। यही समय पृथ्वी के एक दिन का समय को पृथ्वी को दैनिक गति कहा है। कभी कभी एग्जाम पूछ देता है कि बताइए दैनिक गति जो है किसको कहते हैं। तो दैनिक गति आप क्या लिखेंगे, दैनिक गति यही लिखिएगा कि जब पृथ्वी जो है, हमारा जो पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वो एक दिन में जब अपना अक्ष पर जो चक्कर काटता है और चक्कर काटने में जो 24 घंटा जो समय लगा, तो वही जो समय जो लगा वही को दिन का समय को पृथ्वी को दैनिक, जो दिन का जो समय लगता है उसको दैनिक गति कहा जाता है, अपने अक्ष पर जो घूमता है उसको। अगला बात करते हैं, अगला पॉइंट है आपका, कह रहा है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो पृथ्वी का जो अक्ष है, अक्ष मतलब आप समझ एक्सिस, एक्सिस जो है वो एक काल्पनिक रेखा है। इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगर बात किया जाए तो ये अपने कक्ष पर से जो है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगला तीसरा में आते हैं, याद रखिएगा पूछ देगा कभी कभी एग्जाम में कि पृथ्वी को बताइए कि पृथ्वी कैसा रेखा है, तो आप तो पढ़ लिए कि काल्पनिक रेखा है। उसके साथ में कि ये जो है अपना कक्ष से जो है कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अगला बात करते हैं कक्षीय समतल क्या होता है। तो कक्षीय समतल वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, कक्ष के द्वारा जो बनाया जाता है उसी को जो है कक्षीय समतल कहते हैं। ये एक नंबर का एक क्वेश्चन है कि कक्षीय समतल किसे कहते हैं। तो कक्षीय समतल वह समतल मतलब वो प्लेन एरिया जहाँ पे जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा, कक्ष के द्वारा जो बनाया जाता है वही है कक्षीय समतल। मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाएंगे। अगला है, अगला क्या है, अगला है कि प्रदीप्त वृत्त क्या होता है। प्रदीपत वृत्त क्या होता है। तो ग्लोब
पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है वह प्रतिपथ वृत्त कहलाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये है कि पूछ देगा कि प्रतिपथ वृत्त क्या होता है। तो 1 नंबर का आप आंसर लिखेंगे कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है वह प्रतिपथ वृत्त कहलाता है। तो मेरा आशा है कि आप लोग इतना समझ पाएंगे। अगला आपका है कि घूर्णन गति। घूर्णन गति का महत्व क्या होता है। तो घूर्णन गति के महत्व के बारे में अगर बात किया जाए तो घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होता है। अगर घूर्णन गति अगर नहीं होता तो समझिए दिन रात पता ही नहीं चलता। तो मेन फैक्टर यही है कि घूर्णन गति का महत्व। तो घूर्णन गति के चलते ही जो है हमारा दिन रात होता है, मेन पॉइंट ये है। अगला है क्या होगा यदि पृथ्वी की घूर्णन गति रुक जाए। तो यदि घूर्णन गति रुक जाए तो पृथ्वी के आधे भाग में हमेशा दिन रहेगा और आधे भाग में हमेशा रात ही रहेगा। इस स्थिति में पृथ्वी पर जीवन असंभव नहीं होगा। जीवन जो है संभव नहीं होगा। अगर मान लीजिए कहीं दिन रहेगा कहीं रात ही रहेगा तो इस प्रकार से जो आदमी जो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एक पॉइंट में कह दिया गया कि जीवन जो है संभव होगा ही नहीं, मतलब असंभव हो जाएगा जीवन जीना। तो अगला बात करते हैं। अगला है कि परिक्रमण क्या होता है। परिक्रमण ये दूसरा गति है। जैसे हम लोग पढ़े घूर्णन गति और परिक्रमण। पृथ्वी का कितने गति हैं तो 2, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो अब बात करेंगे परिक्रमण गति क्या होता है। तो परिक्रमण गति है पृथ्वी जो हमारा अर्थ है सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करती है। जो हमारा पृथ्वी है वो सूर्य के मतलब सन के जो है चारों ओर चक्कर लगाता है दीर्घवृत्ताकार के रूप में, वो जो है गति करती है। और इसी को जो हम लोग क्या कहते हैं परिक्रमण गति। मतलब परिक्रमण मतलब मोटा मोटी समझिए परिक्रमा कर रहा है, गोले गोले रोटेट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड परिक्रमण गति। इसी को जो हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। अगला है कि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर पूरा करने में 365 दिन 1/4 दिन या 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। यदि समय पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है तो इसी कारण जो है पृथ्वी के परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी का जो परिक्रमण गति होता है उसी को क्या कहते हैं वार्षिक गति भी कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, पृथ्वी का जो है सूर्य को चक्कर पूरा करने में 365.1/4 दिन लगता है, या 365 दिन हम लोग कह सकते हैं। 365 दिन और 6 घंटा लगता है। तो यही समय जो है पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर हो जाता है। यही समय जो 6 घंटा जो है वो 365 दिन 6 घंटा जो यही क्या हो जाता है 1 वर्ष के बराबर हो जाता है। तो इसी कारण जो है पृथ्वी का जो परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहा है। जो परिक्रमण कर रहा है, जो पृथ्वी का जो गति जो है वो क्या कर रहा है परिक्रमण कर रहा है। तो परिक्रमण में जो साल भर लग गया दिस इज कॉल्ड वार्षिक गति। इसी को जो है क्या कहेंगे वार्षिक गति कहेंगे। तो मेरा आशा है कितना समझ पाओगे। अगला है कि लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जान लीजिए कि लीप वर्ष क्या होता है। तो लीप वर्ष जिस वर्ष में फरवरी का महीना जो है 29 दिनों का होता है। अधिकतर ये देखा गया है कि जब फरवरी का महीना जो है अगर 29 दिन का हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं लीप वर्ष कहते हैं। अर्थात जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं वह लीप वर्ष कहलाता है। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगला कह रहा है कि परिक्रमण गति का काल 365 दिन और 6 घंटे का होता है। जो परिक्रमण गति का जो समय होता है वो निर्धारित है कि 365 दिन और 6 घंटे का ही होता है। और अगला है कि 1 वर्ष में 365 दिन ही लेते हैं। अगर 1 साल में अगर देखा जाए तो 365 दिन ही लेते हैं और जो 6 घंटे को छोड़ देते हैं। तो 4 वर्षों में ये घंटे जो है 6 × 4, 4 वर्ष में क्या हो जाता है 6 × 4 यानी 24 घंटा हो जाता है। तो यानी 1 वर्ष 1 दिन के बराबर हो जाता है। तो 1 दिन के बराबर हो जाता है। इसी कारण जो है लीप वर्ष 366 दिन का होता है। तो देखिए जैसे आपका है कि 1 वर्ष में कितना हम लोग लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 365 दिन लेते हैं और जो 6 घंटा उसको छोड़ते जाते हैं। तो ऐसा होता है 1 साल छोड़े, 2 साल छोड़े, 3 साल छोड़े, 4 साल। तो 4 साल जब छोड़े तो 6 घंटा छोड़े तो 6 गुने अगर 4 साल के छोड़े तो 6 × 4 कितना हो गया 24 घंटा।
यानी 24 घंटा बराबर 1 दिन। तो वही जो आपका 365 में अगर 1 दिन जोड़ दें तो क्या हो गया 366 दिन। तो वो क्या कहलाया लीप वर्ष, यानी हर साल जो है हर 4 साल के बाद आपका लीप वर्ष आता है। अगला है कि परिक्रमण गति का महत्व क्या है। तो परिक्रमण गति के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घूर्णन गति के कारण क्या होता है दिन रात होता है, लेकिन परिक्रमण गति के कारण क्या होता है ऋतु में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, ये याद रखिएगा। उत्तर अयनात और ग्रीष्म अयनात ये क्या होता है। तो ये आपका आंसर होगा कि पृथ्वी के अक्ष का जो अक्ष का 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। जो पृथ्वी का जो अक्ष है वो कितना झुका हुआ है 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसी झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः सूर्य के एक तरफ ज़्यादा झुके हुई है। कह रहा है कि जो आपका पृथ्वी का जो अक्ष है वो 23.5 डिग्री कोण का झुका हुआ है। इसी झुकाव के कारण मतलब झुका हुआ इसी के चलते उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः सूर्य की तरफ ज़्यादा झुके हुए, किसके तरफ सूर्य की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य के करीब है। जो उत्तरी ध्रुव है वो हम लोग बता देते हैं उत्तरी ध्रुव क्या होता है। जैसे ये सर्कल है, ऊपर वाला जो होता है नॉर्थ और नीचे वाला साउथ, ही ऊपर वाला वो उत्तरी ध्रुव हो गया, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो वही कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव जो है सूर्य के करीब है। उत्तरी ध्रुव किसके करीब है, यहाँ पे देखिए ना, उत्तरी ध्रुव जो ये नॉर्थ है ये है आपके किसके करीब, तो ये आपका सूर्य के करीब है। इसी कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा, इसी के चलते जो यहाँ पे आपका ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा होता है। फिर कह रहा है अर्थात 21 जून को जो है उत्तरी अयनात या ग्रीष्म अयनात कहते हैं। 21 जून को जो है इसको उत्तर अयनात यानी और ग्रीष्म अयनात, मतलब इस दिन जो आपका सबसे ज़्यादा जो है सूर्य जो होता है करीब होता है ध्रुव के। इसी कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है आपका ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु पड़ता है। तो इसी के चलते यानी 21 जून को जो है उत्तर अयनात या ग्रीष्म अयनात कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 22 दिसंबर को, यानी अब दिसंबर आने वाला ही है, आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये है आपका आज डेट हो गया 22 नवंबर को सेट कर रहा हूँ मैं वीडियो। तो ये कह रहा है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन या सबसे छोटी लंबी रात होती है। कह रहा है कि 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में, और सबसे छोटी रात होती है, लंबी लिखा गया छोटी रात होती है। सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर लंबवत पड़ती। इस दिन जो है यानी 22 दिसंबर को जो है सूर्य का जो किरण होता है वो क्या होता है पूरा लंबवत पड़ता है, मतलब परपेंडिकुलर। अगला बात करते हैं, अगला क्या है, अगला पॉइंट अगला है कि 21 मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा है। बताइए कि किस डेट को जो है आपका सबसे लंबा दिन होता है। तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 22 दिसंबर, इस दिन जो है सबसे लंबा दिन होता है। अगला है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन रात बराबर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा मत सोचिए कि मैं छठा क्लास का पढ़ा रहा हूँ। छठा क्लास यानी ये समझिए तो हाई लेवल का, ये समझिए तो छठा क्लास में हाई लेवल इसे नहीं समझना चाहिए, लेकिन एक लेखा समझिए तो ये आपका कंपटीशन में पूछ रहा है तो आपको समझ सकते हैं कितना बेसिक से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो छठा का पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये भी कंपटीशन लेवल में पूछता है कि बताइए कि कौन सा डेट को जो है आपका दिन रात बराबर होता है। तो आप आंसर लिखेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन रात बराबर होता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या होता है, इस दिन जो है सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पर जो है सीधा पड़ता है। इसी के चलते जो है दोनों का जो है दिन और रात जो है बराबर होता है। अगला है कि 21 मार्च को जो है उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 21 मार्च को जो है जो उत्तरी गोलार्ध है यानी ऊपर वाला जो बताए थे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये है पृथ्वी, इसका जो ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो 21 मार्च को जो है उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु यहाँ पे, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। कब, तो 21 मार्च को। अगला क्या कर रहा है, तो अगला है आपका
कि 23 सितंबर को 21 मार्च के विपरीत होता है। जो 23 सितंबर को जो है, जैसे इसमें क्या हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में जैसे आपका हो गया वसंत ऋतु 21 मार्च को, और जो दक्षिणी गोलार्ध उसमें शरद ऋतु, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। 23 सितंबर को क्या हुआ, तो यहाँ पे जैसे आपको देखें यहाँ पे वसंत ऋतु हुआ था, लेकिन 23 सितंबर को क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा शरद ऋतु। और यहाँ पे क्या हुआ था 21 मार्च को, तो 21 मार्च को यहाँ पे हुआ था दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी गोलार्ध में क्या हुआ था कि यहाँ पे था शरद ऋतु, तो यहाँ पे हो जाएगा वसंत। मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा। कब, तो 21 मार्च का अपोजिट होगा 23 सितंबर को। अगला है कि पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष की कुल लंबाई 965 मिलियन किलोमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पृथ्वी का जो परिक्रमण कक्ष की जो कुल लंबाई है, टोटल लंबाई, वो कितना है, 965 मिलियन किलोमीटर है। 965 मिलियन किलोमीटर। ये अगर स्टार भी लगा देते हैं तो बहुत बेस्ट है। चलिए अगला है कि पृथ्वी परिक्रमण काल 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 56 सेकेंड है। जो पृथ्वी का जो परिक्रमण है, जो राउंड घूमता है सूर्य का, वो जो परिक्रमण करने का जो उसका टाइम है वो 365 दिन और 5 घंटा 48 मिनट और 56 सेकेंड है। कितना है, तो 365 दिन तो जान रहे हैं। और घंटा के बात किया जाए तो 5 घंटा 48 मिनट 56 सेकेंड। 5 घंटा 48 मिनट 56, यानी 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 56 सेकेंड है। अगला आपका क्या है कि पृथ्वी के परिक्रमण गति जो है 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। कितना है, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। किसका, तो जो पृथ्वी का जो परिक्रमण गति है वो आपका है 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आज का जो हमारा जो आपका 3rd चैप्टर था, पृथ्वी की गतियाँ शायद था, तो वो जो है आपका ख़त्म हो गया। तो मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो समझ पाए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका करंट अफेयर जो है आपको डेली मिलता रहेगा। क्या है, करंट अफेयर्स आपको डेली मिलता रहेगा प्रतिदिन, पहला बात। दूसरा अगर बात किया जाए तो दूसरा यहाँ पे मैं कहा हूँ कि 6 से लेकर 12 तक जो है भूगोल कंप्लीट कराऊंगा। और जो भी कंपटीशन लेवल का आपका होगा जीके जीएस, ये सब मैं इस चैनल पर आप लोगों को अपलोड करता रहता हूँ। तो आप नहीं होता है तो आप एक बार विजिट कीजिए मेरे चैनल पर, और वहाँ पे आप देखिए क्या क्या इस चैनल पर बताया गया है, और आप वहाँ से भी अपना स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फ्री है, कोई पैसा नहीं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तभी लाइक कीजिएगा, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि डिसलाइक का जो बटन है मेरे हाथ में है भी नहीं, लाइक का बटन भी मेरे हाथ में है नहीं। मेरे पास है तो है, लेकिन मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन अब आप देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको पसंद हुआ होगा तभी लाइक कीजिएगा, अन्यथा आपको जो इच्छा हो कमेंट में लिख सकते हैं कि आप सर ऐसा बताएं इस टाइप से, फिर अन्यथा मैं अपना सुधार करूँगा जो भी मेरा कमियाँ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़्यादा वीडियो बढ़ाना भी अच्छा नहीं है। थैंक यू सो मच।